दिया। ये लाइन जब आप सुनते हैं, बिकॉज बहुत लंबा सफर आपने अमूल को दे दिया है, तो जुड़ाव महसूस होता है, लगता है कि हाँ देश इससे जुड़ा हुआ है, खुशी होती है? हाँ माधुरी जी बिल्कुल सही है, क्योंकि अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ये जो आपने बताया राष्ट्रवादी ब्रांड राष्ट्र के लोगों ने राष्ट्र के फायदे के लिए बनाया है, तो प्रसन्नता भी होती है और थोड़ा प्राउड भी फील करते हैं कि हमको भगवान ने ऐसा मौका दिया। पिछले 39 साल से अमूल से जुड़ा हूं। आपने बोला अमूल दूध पीता है इंडिया, ये खाली टैगलाइन नहीं है, वाकई में सत्यता है। अभी और मुझे लगता है कि रियल इमोशन भी है। हाँ देखिए, आप बताएं बोला रियलिटी में दूध पीता है इंडिया, क्योंकि इस वक्त अगर खाली दूध की बात करें तो तकरीबन हर रोज 1.5 से 2 करोड़ परिवार भारत में अमूल दूध खरीदते हैं डेली। अब आपने हिंदुस्तान की बात की, शहरों की, मेट्रो छोड़िए, मेट्रो में तो अमूल है ही है नंबर 1, चाहे वो आगरा लीजिए, चाहे अभी अब लखनऊ से आए हैं यहाँ, अहमदाबाद, गुजरात की बात नहीं करो, किसी भी ऊपर जम्मू, श्रीनगर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इवन गुवाहाटी, शिलोंग, वहां पे भी अमूल दूध पीता है, इंडिया है। तो अमूल जो भी क्लेम करता है वो सत्यता से रहता है। और इसी क्योंकि 75 साल हो गए, देखिए बहुत कम ही ब्रांड्स होंगे जिसकी लाइफ 75 इयर्स हो और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हो और जिसकी ओनरशिप भारतीयों की हो। ये हुई ना हिंदुस्तान वाली बात, इसीलिए हम कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात। सर लेकिन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा होगा पैंडेमिक में, ऐसा अमूमन मेरी भी धारणा है, आम लोगों की भी यही धारणा होगी, क्योंकि इतना बिजनेस तो मेरे को समझ नहीं आता है। लेकिन ऐसा है कि जब हम सब मुश्किल दौर से गुजरे हैं, उस वक्त इस व्यापार को भी, इस बिजनेस को भी धक्का लगा। माधुरी जी ऐसा है, आप जब व्यापार की बात करते हैं, अमूल एक व्यापार है, स्पेशली जो लोग यहां बैठे हैं या आप हैं जो एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उससे ज्यादा जो अमूल एक रोजगार या लाइवलीहुड का जरिया है गुजरात के 36 लाख और गुजरात के बाहर 7 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए। तो ये कोविड में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं थी कि हमको ये अमूल दूध या दूसरे प्रोडक्ट्स घर घर पहुंचाने हैं, नहीं तो लोगों को अगर दूध नहीं मिलेगा तो लॉकडाउन नहीं रहेगा, अगर खाना आपको घर पे नहीं मिले तो आप बाहर आ ही जाएंगे। पर उससे ज्यादा ये था कि जो हमारे 36 प्लस 7 लाख परिवार जो अपनी लाइवलीहुड के लिए अमूल पे जुड़े हैं, उनकी लाइवलीहुड ना बंद हो जाए। और देखिए हम तो कोविड में थे, लॉकडाउन में थे, पर हमारी गाय भैंसें तो कोविड और लॉकडाउन में नहीं है, वो तो सुबह शाम दूध देंगी ही देंगी। अगर आपने दूध उनका नहीं मिल्किंग लेकर के उसको नहीं, वो तो खराब हो जाएगा। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा जो अमूल परिवार के मेंबर्स हैं, चाहे वो 36 लाख किसान परिवार हैं, चाहे हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर, तकरीबन 10,000 तो हमारे ट्रक्स दूध इकट्ठा करके सब जगह लेके जाते हैं, हमारे 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे 10 लाख रिटेलर्स हैं। किसी ने भी दिन, एक भी दिन दूध का या अमूल का कोई भी प्रोडक्ट का व्यापार बंद नहीं किया। मैं व्यापार वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि वहां पे रोजगार बंद होता था, तो रोजगार और ये व्यापार जुड़ा हुआ था, इसीलिए बंद नहीं हुआ और हर आदमी का सहयोग मिला, इसलिए चला। हर आदमी का सहयोग मिला। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम आपदा में अवसर क्यों नहीं ढूंढते। आपको याद है कि कोरोना काल में, मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हमने आत्मनिर्भर होने की बात की। कोरोना के टाइम पे भी हमने कहा कि क्यों नहीं, अगर हम किसी पे डिपेंड होकर ही क्यों रहें, हम क्यों ना खुद आत्मनिर्भर हो जाएं। देश में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स बने, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में और खासकर अमूल उस आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने के लिए क्या भूमिका निभा रहा है? देखिए
आत्मनिर्भरता की अगर बात करें तो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको दूध से ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे बड़ा कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात तो मैं बता दूं, इस वक्त अगर भारत के अब इकोनॉमी की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या सबसे बड़ा वो है दूध, क्योंकि इसकी सालाना अगर इसकी वैल्यू गिने तो ये है 8 लाख करोड़ इतना, और तकरीबन 10 करोड़ परिवार ग्रामीण भारत के इस पे डिपेंडेंट है। इतना कोई बड़ा नहीं है। आप गेहूं, चावल, पल्सेस सब मिला लें वो भी 8 लाख करोड़ से कम होती है। अगर टिल मिड 70s हम लोग दूध में आत्मनिर्भर नहीं थे, जैसे कि आजकल हम खाने वाले तेल में जब 75,000 करोड़ का हम सालाना तेल अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही थी, हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। उस वक्त 75 में भारत के पॉलिसी मेकर्स, भारत के फार्मर्स और भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हमको दूध में आत्मनिर्भर बनना है, बन गए दूध में। और आज हम इंपोर्ट नहीं करते, हम एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि खाने वाले तेल में मिड 90s तक हम मोरलेस आत्मनिर्भर थे, और दिन ब दिन हम अभी विदेशी तेल के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री ने जो बोला पहले मेक इन इंडिया, तो इसका बहुत ही गहरा मतलब है कि भारत एक जो हमारे पास स्किल्स है, जो रिसोर्सेस हैं, और सबसे बड़ी मार्केट जो फास्टेस्ट ग्रोथ वाली मार्केट है, तो हमको आत्मनिर्भर बनने से ही हमारा विकास हो। डेयरी हमारे लिए एसेंशियल सर्विस में है, वो हमारी पहली जरूरत है, ऐसा प्रोडक्ट है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि है तो ये बिजनेस, और बिजनेस के लिए हम हर चीज को बेचने का एक तरीका होता है। कई बार हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, MBA में पढ़ाया जाता है कि हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट। अमूल को सिर्फ अमूल को नहीं जोड़ते चलिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम ग्लैमर वाले उद्योग से नहीं जोड़ सकते, मतलब बहुत ग्लैमराइज नहीं कर सकते आप। इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर ये मुझे लगता है, अगर हो सकता है आपको लगता है ऐसा नहीं है, और अगर है तो प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, आपकी जो ग्लैमर की डेफिनेशन, हमारी ग्लैमर की डेफिनेशन में थोड़ी सी डिफरेंस होगा। आपका ग्लैमर का डेफिनेशन होता है कि एक बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग, ज्यादा पैकेजिंग, बहुत बढ़िया डिजाइन, बहुत बढ़िया शोरूम में एक बहुत ही खूबसूरत लोग उसको बेचे 100-200% मार्जिन पे। आप परफ्यूम खरीदते हैं, 200% मार्जिन होता है रिटेलर का, ठीक है। देखिए, ग्लैमर वो है जो हर आदमी को भाए। आप चाहे अमूल दूध लीजिए, चाहे आप अमूल बटर लीजिए, चाहे आप अमूल चीज लीजिए, चाहे आप अमूल घी लीजिए, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्रॉस द ज्योग्राफी, क्रॉस द इनकम सेगमेंट, अमीर से अमीर आदमी भी, बॉम्बे में पेडर रोड वाला इंडस्ट्रियल्स भी वही ब्रांड खरीदता है जो एक उसके नीचे खड़ा टैक्सी या ऑटो फेलो है। कोई अगर ऐसा ब्रांड नहीं है, मैं जूते अलग खरीदूंगा, मेरा ड्राइवर कोई अलग खरीदेगा, उससे नीचे वाला कोई अलग खरीदेगा, मैं शर्ट, सबके। पर दूध क्यों है? क्योंकि आपने इस प्रोडक्ट को इस लेवल पे ले दिया, चाहे वो क्वालिटी है, चाहे वो पैकेजिंग है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे अफोर्डेबिलिटी है, चाहे अवेलेबिलिटी है, और चाहे ब्रांड है। देखिए, आप अमूल सोचते हो तो आप में ये नहीं लगता कि नीचा कोई ब्रांड है। तो ये सब, अब आपकी लैंग्वेज में इसको मार्केटिंग बोले या कोई भी बोले, वो 75 साल से कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। हाल ही में आप इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के भी सदस्य चुने गए। हमारे देश में खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर विदेशों में क्या उनका क्या मानस है? क्योंकि भारत में दूध की नदियां बहती थी, हम ये सुनते आए, विदेशों में बहुत चिंतित है, बहुत चिंतित है वाकई। क्योंकि देखिए, पूरे विश्व में भारत एक ऐसी कंट्री, 135 करोड़ लोग हैं, अगले 50 साल में 170 करोड़ होंगे, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, फूड में कंजम्पशन बढ़ रही है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है।
और जो फूड में रिच कंट्री है, चाहे यूरोप ले लीजिए, यूएस से लीजिए, आप न्यूजीलैंड से, इनके यहाँ कंजम्पशन नहीं बढ़ रही, उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, मार्केट नहीं है, उनको भारत नजर आ रही है, और भारत भी आत्मनिर्भर बन गया तो जाएंगे कहां? तो चिंतित हैं अपने अपने तरीके से। पहले वो करते, पहले तो हमारे भैंस के दूध को दूध ही नहीं मानते थे, तो बड़ी मुश्किल से हमने बोला भी ये भी दूध है। हाँ, ये हो सकता है कोई आपको वो आप व्हाइट या ग्रे या ब्राउन से गाय से पैदा करते, ब्लैक से होता है, पर ये दूध हर चीज में सुपीरियर है। इसमें कैल्शियम ज्यादा है, इसमें फैट ज्यादा है, इसका कलर ज्यादा व्हाइट है, और टेस्ट भी बढ़िया है। तो अभी अभी वो धीरे धीरे रिकॉग्निशन आ रहा है, पर अभी भी दिखते हैं, पर हमको सेफ गार्ड करना। देखिए, ये जो लोग हैं, इनकी जो कैपेबिलिटीज बोलिए, जो लॉबिंग बोलिए, जो पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंस, वो डिफरेंट है। कैसे भी करके भारत की ग्रोथ को, आत्मनिर्भरता को, उनको इम्पैक्ट करना है, वो तरीके अपनाते हैं, और हम भारतीय अपने तरीके अपनाते हैं। वो सच है कि जहां भारतीय खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से फिर शुरू हो जाती है। लेकिन मौजूदा दौर में डेयरी उद्योग के चैलेंजेस क्या हैं, और जो हैं तो फिर क्योंकि 75 इयर्स आपने दिया है, तो उसको हम कैसे निपटेंगे? माधुरी जी, चैलेंजेस और चुनौतियां बहुत है, पर मैं आपको शॉर्ट टाइम में 3 ही बढ़िया बताऊंगा। एक तो, एक किसान का बेटा या उसकी बेटी किसान नहीं बनना चाहती, एक पशुपालक का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहती? ग्लैमर की वजह से नहीं, आमदनी की वजह से। अभी क्या है कि अभी भारत में एक जो सोच है कि खाने पीने की चीज सस्ती होनी चाहिए। अभी हमने 2 रुपए दूध का भाव बढ़ाया पूरे इंडिया में, सब चैनल ने, सब न्यूज़पेपर ने हेडलाइन दिया कि महंगाई बढ़ गई, 2 रुपए बढ़ गए। आप देखिए, अगर वो अगर किसान की इनकम 1.5 साल बाद 4% बढ़ती है, तो उसको महंगाई बढ़ते हैं। जब सेंसेक्स ऊपर जाता है, या जोमेटो का शेयर डेब्यूट पे 30% ऊपर जाता है, तो इसको विकास बोलते हैं। ये हमारी पॉलिसी है। तो आपको ये देखना कि किसान को अगर हमको खाना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई बोएगा, कोई दूध पैदा, तो इसको अच्छा आमदनी होनी चाहिए, उसको अच्छा भाव मिले। एक तो वो है, नेक्स्ट जनरेशन को पशुपालन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और दूसरा जो है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है दूसरे देशों प्रति का, और उसके लिए काम चल रहे हैं, पर क्योंकि हमारा लो इनपुट लो आउटपुट मॉडल मैं इसी में ऐड कर लेती हूँ। ये सच है जो आप कह रहे हैं कि देखिए, इसी देश में हरित क्रांति आई, इसी देश में दुग्ध क्रांति आई, लेकिन उत्पादन के आंकड़े देख लीजिए तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हम तुलनात्मक तौर पे पीछे हैं। तो वो भी इसलिए कि संसाधनों की कमी है। देखिए, जरूरत इतनी भी नहीं है कि आप उनके लेवल पे पहुंचो, क्योंकि उसमें जो इनपुट्स होती हैं, आप अगर उनके लेवल पे प्रोडक्टिविटी करनी है, तो टाइप ऑफ आपको जितना फर्टिलाइजर, जितना पेस्टिसाइड आप यूज कर रहे हैं, उतनी अपनी मिट्टी को, अपनी सॉइल को नीचे ला रहे हैं, उतने आप इंपोर्ट्स पे डिपेंड। वो हाई इनकम का आप बताइए, भारत में हरित क्रांति आई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसका फायदा किसको हुआ? किसान का लेवल ऊपर आया? नहीं। ठीक है, भारत आत्मनिर्भर बना, पर उसका आज आप 70,000 करोड़ का फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आपको बड़ी बैलेंस अप्रोच करनी पड़ेगी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, नेचुरल रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल रिसोर्सेज से। और तीसरा एक और चुनौती मैं आपको बोल दूं, मैंने पहले बोला भारत की प्रोडक्शन बढ़ी है, तो हमको ये जो विश्व के बाकी जो कंट्री है वो फ्री ट्रेड करके भारत में आना चाहते हैं, उनको रोकना है। और सबसे बड़ी जो अभी पीछे कंट्रोवर्सी